जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारा ये सेशन है ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। वे सभी एस्पिरेंट जो आंसर राइटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं या फिर जिनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, उन सभी के लिए पूरी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर हम लोग बहुत सारे न्यू पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक बात और समझो। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, जो आपका आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, जिसको हम डी के तौर पर भी जानते हैं, ये एग्जाम की जो डेट है आप लोग की वो 27 अक्टूबर यहां पर तय की गई है। ठीक है, इस एग्जाम से पहले अभी आपके पास 100+ दिन का समय शेष है। देखिए एक बात समझना, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप मेहनत करना जानते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो आपके लिए ये 100+ दिन पर्याप्त दिन है। इसका यूटिलाइजेशन आपको ऐसे करना है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन भी यहां पर करनी ही पड़ेगी। इतना अच्छा अवसर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलता है जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको 2024 में मिल रहा है। तो सभी एस्पिरेंट इस बात को सीरियसली गार्ड बांध लो, यार प्रिपरेशन तो करनी है। अब देखो भाई एक बात और समझना, मैंने मेंस के लिए आप लोगों को एक एग्जैक्ट डेट का कट ऑफ बताया हुआ है। मैंने क्या कहा है कि 15 अगस्त तक, अर्थात जब तक भारत आजाद नहीं होता है तब तक आप लोगों को मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। इसके बाद 15 अगस्त के बाद वो एस्पिरेंट जिनको लगता है कि मेरा प्रीलिम्स थोड़ा खराब है, मुझे प्रीलिम्स पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अपने मेंस को बंद कर दो, प्रीलिम्स को प्रॉपर तौर पर स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, मैं 130 नंबर 135 नंबर इजिली पा जा रहा हूँ हर टेस्ट में, तब आप 15 अगस्त के बाद भी 15-20 दिन मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। इस बार जो समय मिला है उस समय को यूटिलाइज करो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप देखो 2-3 बातें और समझिएगा। करना क्या है, मैंने आप लोगों से बहुत सिंपल तौर पे कहा था कि मेंस का जो 50% सिलेबस है, ठीक है, मेंस का जो 50% सिलेबस है, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, इन तीनों पेपर को आप लोगों को प्रीलिम से पहले प्रिपेयर कर ही लेना है। ठीक है, प्रीलिम से पहले आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, अब करना कैसे है भाई, जैसे देखो मैंने क्या किया, जो हमारा जून में हमारा पूरा शेड्यूल था, उस शेड्यूल में हमने ये किया था, हमने 50 टॉपिक आपको दिए थे। ठीक है, 50 टॉपिक दिए थे जो कि पेपर 5 एंड पेपर 6 के थे। इस मंथ में आप लोगों को फिर से 50 टॉपिक यहां पर दे रहा हूं। अब ये जो 50 टॉपिक हैं ये पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 तीनों के लिए है। तो 50 + 50 आपके ये 100 टॉपिक हो गए। प्लस इसके अलावा आपको पता है कि 100 दिन का पेपर 5 एंड पेपर 6 का हमारा प्रॉपर आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा है जो कि यूट्यूब पर फ्री है। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हो गए। तो 50, 50, 100 + 100, 200 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिपरेशन करा दे रहा हूं। 200 क्वेश्चन तो आपके लिए ये वो हैं जिनको कि आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए। इसमें से 100 क्वेश्चन प्रॉपर फ्री हैं जो कि आप लोगों के लिए चल रहा है। 50 टॉपिक का बैच ऑलरेडी एक हो चुका है, थोड़ा बहुत चल भी रहा है उसमें भी चीजें। ठीक है, अगर आप चाहते हो इन बैच को भी ज्वाइन करना, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस ये जो 50 टॉपिक का नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं पहली बार आप लोगों के लिए एथिक्स के पेपर को भी इंक्लूड करा रहा हूं। एथिक्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे एथिक्स की एग्जांपल्स लिखनी है, कैसे एथिक्स में डेफिनेशंस लिखनी है, कैसे एथिक्स की बुक सोर्स को फॉलो करना है। तो ये सारी बातें आज की क्लास में यहां पर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए पूरे टॉपिक को। चलो भाई देखो करना कैसे है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। यहां पर आपको एक चीजें दिख रहा होगा कि मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, एक कॉलम में मैंने आपको डे लिखा है, दूसरे में आपको टॉपिक दिख रहा होगा, और थर्ड जो कॉलम है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम जिसको मैंने इस बार इंक्लूड किया आपके शेड्यूल के अंतर्गत, वो है चेकलिस्ट का कॉलम। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन करो मत करो, फ्री में आंसर राइटिंग करो, लेकिन ये शेड्यूल फॉलो करो। जैसे कि डे 1 पर आपको मैंने 2 टॉपिक दिया है। टॉपिक का क्या नाम है भाई, कह रहा है उत्तर प्रदेश में नवपाषाण का, ठीक है, न्यूलिथिक साइट्स इन द उत्तर प्रदेश, इसकी बात कर रहा है। सेकेंड टॉपिक ध्यान से देखना, कह रहा है इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता और इसकी भूमिका। सेकेंड टॉपिक मैंने आपको जीएस पेपर 4 का दिया है। तो मेरा अब इस पूरे आने वाले 25 दिन का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में मैं पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 तीनों को यहां पर इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, और ये शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है। तो अब आपको करना है, समझिएगा कैसे चीजें, जैसे कुछ फॉर्मेटिंग समझो। सबसे पहले तो आप लोगों को एक स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको यहां पर एक अलग से पेज पर लिखता हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाओ कि क्या स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, देखो भाई सबसे जो पहला आपका स्टेप होगा यहां पर इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान समझना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग आप लोगों को इसी प्रकार से करनी है। बैच ज्वाइन करो मत ज्वाइन करो, वो एक सब चीजें अलग हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये जो मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं, इस शेड्यूल को प्रिंट करा लो। ठीक है, शेड्यूल का क्या करो, प्रिंट आउट ले लो। अब कहोगे सर मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना चाहता हूं,
तो अपना काम करो भाई, अपने से अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि आप आने वाले 25 दिन में क्या क्या टॉपिक तैयार करने वाले, ठीक है। तो डेली के हिसाब से 2 टॉपिक सेलेक्ट करो, तो 25 दिन में आपके 2 टॉपिक अगर आप डेली कर रहे हो तो 50 टॉपिक यहां पर आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास होना ही चाहिए। ये जो मैं शेड्यूल दे रहा हूं, शेड्यूल का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना सभी लोग। और अब इसके बाद समझिए क्या करना है, ठीक है। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद कल से डेली आप लोगों को एक काम ही करना है। जैसे कल सबसे पहले क्या करना, डे 1 के दोनों टॉपिक रीड करना। जैसे आपने देखा कि न्यूलिथिक साइट था उत्तर प्रदेश में, और सेकंड था एथिक्स का इम्पार्शियलिटी। अब ये दोनों टॉपिक्स पर आपको करनी है रीडिंग। रीडिंग कैसे करनी है मैं समझाऊंगा। एक टॉपिक की रीडिंग पर आपको देना है 15 मिनट का समय। कितना? 15 मिनट का समय, ठीक है। तो दोनों टॉपिक मिलाकर कितना हो गया आपका टोटल यहां पर समय हो गया 30 मिनट का, ठीक है। 30 मिनट की आप लोगों को करनी है रीडिंग। क्या करनी है? रीडिंग। आपने टॉपिक देखा, आपने रीडिंग किया। अच्छा, जैसे मानो अब यहां पर प्रश्न आपके सामने नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो मैंने दिया हुआ, मैंने केवल टॉपिक दिया कि इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। अब आपको इस टॉपिक की रीडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं एथिक्स से स्टार्ट करता हूं कि एथिक्स के पूरे स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान देना, मैं एथिक्स के लिए आपको कुछ यहां पर ना बुक सोर्स बता दे रहा हूं, ठीक है। ये बुक सोर्स आप लोग नोट कर लेना। बुक सोर्स या फिर मैं कहूं तो कंटेंट सोर्स, कैसे फॉलो करनी है चीजों को, देखो। बुक सोर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एथिक्स के लिए मैं केवल स्पेसिफिक एथिक्स की बात कर रहा हूं। तो आप 2018 से लेकर के 2023 तक का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड अथवा अनसॉल्व, ठीक है, जो आपको मिल जाए ये आपको लेकर के आना है। अनसॉल्व मैं आपको कल ही का कल प्रोवाइड करा दूंगा, और उसकी बस आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लेनी है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने टॉपिक वाइज, जैसे मानो सिलेबस का आपका पहला टॉपिक है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो मैंने उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट किया है, और उसका एक पूरा आप लोगों के लिए यहां पर लिस्ट बनवा दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रिंट आउट करा लेना। पहली बात, टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनसॉल्व, ठीक है, एटलीस्ट अनसॉल्व की ये जो सीरीज है ये आपको अपने पास रखनी ही रखनी है। पहला काम तो ये करिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड में क्या करो भाई, सेकंड में यहां पर आप लोगों को एक काम ये करना है कि मार्केट से, ठीक है, मार्केट से कोई भी एथिक्स की एक बुक ले लो, ठीक है, जो कि आपको सही लगे। कोई भी एथिक्स की बुक ले लेना। मैंने भी देखा रिसेंट में एक दृष्टि आईएएस की बुक आई हुई है एथिक्स की, आप चाहो तो इसको ले करके रख सकते हो, केवल रख लो। आपके आपके टेबल पर एक बुक बस होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ो ना पढ़ो वो बात बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए एक बुक लेकर के रख लो, ठीक है। इसके बाद समझिए क्या करना है, टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी मिलेगी कहां पर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी टॉपर्स कॉपी अपलोड की हुई है। मैं कुछ टॉपर्स कॉपी और कलेक्ट करके आज कल में अपलोड करा दूंगा, ताकि आपके पास करीब 50-60 कॉपी वहां पर अवेलेबल हो जाए। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है फिर भी एक सिंपल सा काम करो, यूपीएससी के लिए जितनी भी कोचिंग चलती है, जैसे कि आपकी विजन हो गया, विजन आईएएस, आपकी दृष्टि आईएएस हो गया, इन दोनों कोचिंग की वेबसाइट पर आपको टॉपर्स कॉपी मिल जाएगा यूपीएससी वालों का, ठीक है। एकदम परेशान मत होना सर, ये तो यूपीएससी का है, मैं यूपीपीसीएस दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंटेंट सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो विजन अथवा दृष्टि से आप टॉपर्स कॉपी डाउनलोड कर लो, उसको अपने पास रख लो, ठीक है, और वहां से डेली एक क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। सोचो भाई वो टॉपर ने क्या लिखा है, किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट किया, किस प्रकार से कंटेंट लिखा है, किस प्रकार से उसने एग्जांपल यूज किया है, वो आपको यहां पर चीजें देखनी है, ठीक है। तो 3 सोर्स तो मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद अब आपको एक काम करना है, गूगल, ठीक है, गूगल सर्च। और इसी गूगल सर्च पर आपको देना है डेली 15 मिनट का समय। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा मानो आप एक इम्पार्शियलिटी, ये आपका एक टर्म था, ठीक है, आप इस टर्म की रीडिंग करना चाह रहे थे, ठीक है, आपको 15 मिनट का यहाँ पर समय फिक्स है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे यूज करना है चीजों को, समझिएगा। मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर एग्जांपल ही दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इन सब चीजों को पढ़ना, ठीक है। देखो भाई, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, ये टर्म था। मुझे इस टर्म को समझना था कि भाई इसका क्या मतलब है, कैसे सिविल सर्वेंट यूज करते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, साथ में दृष्टि आईएएस लिखा, ठीक है। प्लस अब चूंकि मैं हिंदी मीडियम का हूं, मुझे हिंदी मीडियम में चीजें पढ़नी है, मैं यहां पर लिख दूंगा हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है आप इंग्लिश में लिख करके प्रॉपर सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन से निष्पक्षता के ऊपर बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, कोई अनर्गल चीज आपको नहीं दिखेगी। अब इसकी आपको करनी है रीडिंग। जैसे अगर आप पहला ही यहाँ पर क्वेश्चन खोलते हो, ठीक है, जो पहला लिंक यहाँ पर आपको दिखता है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा है, क्वेश्चन है कि क्या निष्पक्षता, ठीक है, आ गया भाई, ये सब आ जाता है, ठीक है। देखिए
क्या निष्पक्षता और गैर पक्षपातपूर्ण व्यवहार को सफल सिविल सेवक बनने के लिए अपरिहार्य गुण माना जाना चाहिए? उदाहरणों के साथ चर्चा करें। देखिए अभी आपके सामने क्या है, अभी आपके सामने केवल एक टर्म था, ठीक है, अभी आपके सामने केवल एक टर्म था निष्पक्षता, जो कि आपके शेड्यूल में दिया गया था। आपको बिल्कुल नहीं आइडिया कि वहां से कैसा प्रश्न बन करके आपके सामने पूछा जाएगा। तो आपको करनी है इस टॉपिक की पूरी रीडिंग, जो भी आपको कंटेंट मिले। जैसे आपको यहाँ पर जो क्या मिला हुआ है, निष्पक्षता को अगर आपको डिफाइन करने को मैं कहूं तो आप क्या डिफाइन करोगे? क्या होती है इंपार्शियलिटी? अपने बारे में सोचो, आप कैसे अपने आप को इंपार्शियल होने पर फोकस करते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानो आप घर में, ठीक है, दो भाई हो, ठीक है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। अब जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स अगर इंपार्शियलिटी बिहेवियर को दिखाना चाहते हैं तो जनरली वो क्या करेंगे कि दोनों को इक्वल ट्रीट करें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई। जो बच्चा ज्यादा शरारती रहता है उसको हर गलती का दोषी अपने आप मान लिया जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने आप से रिलेट मत करने लगना कि सर कितना सच बताने लगे आप, ठीक है। बात ये क्लियर है, हम क्या करते हैं, हम अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं। ये निष्पक्षता नहीं होती है। निष्पक्षता का मतलब ये होता है कि हम पूर्वाग्रहों की जगह पर वस्तुनिष्ठता पैमानों के आधार पर, वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपने डिसीजंस को यहां पर ले, प्रेजुडाइज होकर के ना ले, ठीक है। और यही है इंपार्शियलिटी। तो आपने यहां पर इंपार्शियलिटी का एक डिफिनेशन देखा, क्या लिखा हुआ है? निष्पक्षता न्याय का एक मानदंड है जो यह मानता है कि निर्णय पक्षपात, पूर्वाग्रह या अनुचित कारणों से किसी एक व्यक्ति को दूसरे के मुकाबले लाभ पहुंचाने की बजाय वस्तुनिष्ठ मानकों मतलब ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर आधारित होने चाहिए। ये होती है इंपार्शियलिटी। अभी आपको ये पता नहीं था प्रश्न क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट एक बात तो श्योर, जो भी प्रश्न रहेगा उसमें इंपार्शियलिटी टर्म दिया रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप बहुत बेसिक तौर पर चाहो तो इस टर्म को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो आपको यहीं पर रीड करने को मिल गया, याद मत करो इसको, एटलीस्ट समझो। पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, बल्कि हमको यहाँ पर वस्तुनिष्ठता के आधार पर डिसीजन लेना, यही होता है निष्पक्षता। आपने एक डेफिनेशन यहाँ पर अपने टर्म्स में यहाँ पर याद कर लिया, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लो भाई, क्या एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है जैसे कि एग्जांपल के लिए निधियों का आवंटन करते समय एक निष्पक्ष सिविल सेवक अपने गांव का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि जरूरतों के आधार पर निधियों का आवंटन करेगा, ठीक है। ऐसा होता तो है नहीं, बट एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप पढ़ लो इस बात को कि भाई एक सिविल सर्वेंट किस प्रकार से इंपार्शियलिटी को मेंटेन करता है, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। ऐसे ही अब समझिएगा, आपने यहां पर टर्म देखा पहला, ठीक है, आपने पहला टर्म देखा इंपार्शियलिटी, ठीक है, निष्पक्षता। अब इस टर्म के संदर्भ में आपको दो तीन चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। पहली परिभाषा, दूसरा उदाहरण। उदाहरण हमेशा दो प्रकार का देखो, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो कि कोई फेमस पर्सन का हो, जैसे मानो आप मान सकते हो महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल, ठीक है, मान सकते हो आप अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल, आप मान सकते हो किसी सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस पीसीएस, इनका कोई एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हो। मैं अभी क्या करूंगा, मैं आपको करीब 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 केस स्टडी विथ एग्जाम्पल मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आज या कल में शेयर कर दूंगा, काम करा रहा हूं उस पर, ठीक है। 30 से 35 केस स्टडी मैं आपके सामने आज या कल में शेयर यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो आपको ऐसे याद रखने हैं इस टर्म के संदर्भ में। दूसरा जो एग्जाम्पल आप लोगों को देखना है वो देखना है क्या, आपको यहाँ पर पढ़नी है चीजें, जैसे कि व्यक्तिगत जीवन का एग्जाम्पल, कि आप अपने जीवन में कब इंपार्शियल रहे हो, कब आपने पूर्वाग्रहों के आधार पर डिसीजन लेने की बजाय अपने वस्तुनिष्ठता के आधार पर डिसीजन, ठीक है। ये आपको यहां पर सेकंड चीज यहां पर करनी है सेलेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल प्लस एक डेफिनेशन, ये बेसिक चीज है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना। अब इसमें क्या कह रहा है, और इसकी भूमिका, तो भूमिका किस संदर्भ में, चूंकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक सिविल सेवक के जीवन में निष्पक्षता क्यों जरूरी है, उसकी क्या भूमिका है, ये आपको पढ़नी है। तो थोड़ा बहुत गूगल सर्च करके पढ़ लो भाई कि क्या होता है इंपार्शियल होने का मतलब, और सिविल सर्वेंट में के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको पढ़ लो तो आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। और इसमें केवल और केवल 15 मिनट की रीडिंग करनी है, इसको बिल्कुल भी आधे घंटे की तरफ मत शिफ्ट करना, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक पर रीड करना स्टार्ट करोगे, आप जितना डीप जाओगे उतना डीप जाता जाएगा, ठीक है। मतलब आप इस पर यहाँ पर 2 घंटा भी रीड कर लोगे ना, आप फिर भी एक ही बात कहोगे, सर टॉपिक तैयार नहीं है अभी मेरा। ये समस्या ना, ये समस्या सबकी है, पढ़ लिया है सर लेकिन तैयार नहीं है अभी, अभी आंसर लिखने में सक्षम नहीं है। कब होगे सक्षम भाई, कब होगे सक्षम आप, ठीक है, एग्जाम के बाद, या फिर जब सब एज बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगा, तैयारी खत्म हो जाएगी, तब आप कहोगे अब मैं सर सक्षम हो गया, अब मैं आंसर राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। आज होगी आपको लात मार के बाहर भगा देगा, ऐसा तो नहीं चाहते हो ना। इसलिए आंसर राइटिंग आज से स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि कैसे हम लोग को पढ़नी है चीजें, कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो भाई, अब हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि शेड्यूल का प्रिंट आउट करा लो, डे 1 की आप रीडिंग कर लो,
थर्ड काम करो, थर्ड काम आप ये करो कि जिस दिन आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मतलब 7 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 7 जुलाई को आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिया जाएगा शाम को 6 बजे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन मिले इसके 24 घंटे के भीतर, ठीक है, आप आंसर लिख करके क्या करो, अपना यहाँ पर सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट करोगे, जस्ट नेक्स्ट अगले दिन, नेक्स्ट शाम को 6 बजे आपको क्या होगा, इसका मॉडल आंसर मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। एकदम टाइमली काम हम लोग कर रहे हैं, कोई लेट लतीफी बिल्कुल नहीं हो रही है। कॉपी वैल्यूएशन भी आपको मैक्सिमम 2 दिन के अंदर करके सबमिट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल आंसर प्लस आपको इवेल्युएटेड कॉपी यहाँ पर क्या होगी, मिल जाएगी। अब इसके बाद देखो 2 काम करो, तो आपने आंसर लिखा होगा ना, ठीक है। अच्छा, आंसर लिखने में एक बात और समझना, जैसे देखो अगर मैं यूपी पीसीएस मेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस करूं आपसे, तो 2 प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न जो कि होता है शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आप लोगों को 125 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। दूसरा होता है जिसको आप लोगों को 200 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 125 शब्दों वाले आपके सामने 10 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें आपको एक प्रश्न पर लगभग 7 मिनट का समय मिलता है लिखने के। एग्जाम हॉल में आपको एक प्रश्न पर 7 मिनट का समय लगता है। वहीं पर 200 शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, और यहां पर आपको एक प्रश्न पर 11 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो अगर आप एकदम एकदम टाइम लिमिट के अंतर्गत आंसर लिख रहे हो तो 20 मिनट में आपके दोनों प्रश्न यहां पर क्या होंगे, लिख करके आप लोग सबमिट कर दोगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, अगर आपको लग रहा है यार अभी तो मैंने 10 ही क्वेश्चन लिखा है, या तो अभी ये मेरा डे 1 का आंसर होने वाला है, तो इस 20 मिनट को आप लोग 40 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हो। मतलब 7 मिनट वाले पे करीब 15 मिनट का समय दे दो, और 10 मिनट वाले पे आप लोग यहाँ पर क्या करो, 11 मिनट वाले पे करीब 20 से 25 मिनट का समय यहाँ पर दे दो, ठीक है। स्टार्टिंग के फेज में करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। पहली प्रायोरिटी के आंसर लिखना, समय कितना लग रहा है उसको हम लोग आगे चल करके सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को स्टार्ट करना है अपनी आंसर राइटिंग। ये बात ध्यान रखना। तो जब पहले दिन का आप लोग आंसर शेयर करोगे, उसके बाद मॉडल आंसर मिलेगा, इवैल्यूएटेड कॉपी मिलेगी। अब इसके बाद ये करो कि आपने जो यहां पर आंसर लिखा था, इस आंसर में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां थी, प्लस क्या क्या आपको सजेशंस दिए गए हैं, प्लस मॉडल आंसर से अगर आपको कोई नया एग्जाम्पल, कोई यहाँ पर आप लोगों को नया मैप मिलता है, कोई नया ग्राफ मिलता है, कोई नई केस स्टडी मिलती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें अब आपकी जाएंगी शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। इसके बाद आपको एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने में, एक क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाने में 5 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का बनाने में आप लोगों को यहाँ पर लगभग 10 मिनट का समय यहाँ पर आप लोगों का जाएगा, ठीक है। कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स ये भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, एक जो आपका A4 शीट रहता है, ठीक है, उस A4 शीट को आप लोग करिए 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत बेसिक बातें डिस्कस कर रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, कहीं पर नहीं बताने वाला है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग आप लोग ज्वाइन करते हो, किसी में भी टीचर आपको ऐसे आंसर राइटिंग करना नहीं बताता है, यही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। बात समझिएगा। अब देखो भाई, मैं चीज समझा रहा हूँ क्या करना है। इसके बाद आप यहाँ क्या करो, आपका जो A4 शीट है उसको आप ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया आपने। अब यहाँ पर लिखिए पहला टॉपिक, जैसे मानो इम्पार्शलिटी था, आपने यहाँ पर लिखा। सेकंड टॉपिक आप यहाँ पर लिखिए नियोलिथिक साइट्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इतने ही पेज एरिया में, इतने ही पेज एरिया में आपको अपने उस टॉपिक के बारे में जो पॉइंट्स आप लिखना चाहो वो यहाँ पर लिख सकते, ठीक है। इसके बाहर चीजें मत इंक्लूड करना, इसी का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। कुछ लोग पता है क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में, यहां से स्टार्ट करते हो, ये पूरा 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 पेज भर करके एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाता है, फिर भेजता है सर देखिए कितना अच्छा मैंने नोट्स बनाया है। भाई वो किसी काम का नहीं है। आप ऐसे 500 टॉपिक के नोट्स बना लोगे, आपके पास 500 पेज की बुक रहेगी जिसको आप एग्जाम से पहले घंटा नहीं रिवीजन करने वाले हो, ठीक है, घंटा रिवीजन नहीं करने वाले। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेट केवल और केवल यही रखना और कुछ फॉलो नहीं करना, ठीक है। एक पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 सेक्शन में डिवाइड करो, चारों सेक्शन में 4 क्वेश्चन के आप लोगों को यहाँ पर आंसर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो अगर आप 50 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ 50 क्वेश्चन लिख रहे हो तो 10 से 12 पेज का आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 पेज का आप लोगों का प्रॉपर नोट्स यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो अब हमने नोट्स बनाना भी सीख लिया। अब देखो, ये हमारा पूरा अप्रोच था, क्या था, जब आप ये सारा काम कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद आपको आना है अपने इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका शेड्यूल था, अगर आप यहाँ पर देखो तो शेड्यूल में मैंने क्या किया, मैंने हर टॉपिक के सामने आपको एक ऐसे यहाँ पर बॉक्स छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बॉक्स छोड़ा हुआ है। इस बॉक्स में करना है आपको टिक। ये है आपकी चेकलिस्ट, आपकी मेहनत का परिणाम यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो पूरे 25 दिन के बाद आप सबको एटलीस्ट अपने इस चेकलिस्ट में ऐसे टिक करके रखना ही रखना है। तो
तो बस ऐसे मत उठाना कि एक ही दिन बैठे टिक करके रख दिया, नहीं, डेली का काम करना है। जैसे काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो यहाँ पर टिक कर दो कि आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बातें क्लियर है ना? यही अप्रोच फॉलो करना पूरे इस प्रिपरेशन ड्यूरेशन में। अपने आप को बार बार चेक करना जरूरी है कि आप किस लेवल पर हो, आप कोई कमियां तो नहीं रख रहे हो, आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हो। इसी के लिए चेकलिस्ट बहुत आवश्यक होता है, और इस बार मैंने अपने शेड्यूल में आपके लिए चेकलिस्ट यहां पर ऐड कराया है, ताकि आप इस बात की गलती को समझ पाओ कि चेकलिस्ट कितना जरूरी है और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ठीक है, देखो रही बात जीएस पेपर 5 एंड 6 की, तो जीएस पेपर 5 एंड 6 के लिए हमारा जो पिछला सेशन हुआ था, ठीक है, मैंने वहां पर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। मैंने आपसे बोला हुआ है कि जो बुक सोर्स है, ठीक है, जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पर हमने आज जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, इससे इतर मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स वहां पर आपको हेल्प करेगा। मैं उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहां जाकर के जीएस पेपर 5 एंड 6 के लिए प्रॉपर सोर्स, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, यूपी का मैप कैसे बनाना है, कितने क्वेश्चन से बनाना है, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वो वहां से आप लोग फॉलो कर लेना। अब देखो भाई, अब यहां पर हम लोग कुछ और समझते हैं, इस पूरे आंसर राइटिंग में आपको समय कितना लगा। ठीक है, आपने 15 × 2, आपने 30 मिनट लिया टॉपिक की रीडिंग करने में। ठीक है, फिर मैंने कहा कि 10-10 मिनट का अगर आप समय मान लो, चलो आप 15-15 मिनट का समय मान लो स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करने में, तो 30 मिनट आपको लगा 2 आंसर लिखने में। ठीक है, उसके बाद आप मान लो 10-10 मिनट किस चीज में, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। ठीक है, मैं आपको एक बहुत रैंडम फैक्ट यहाँ बता रहा हूँ, इतना समय लगेगा नहीं, आप आंसर राइटिंग 30 मिनट में नहीं करोगे, 20 मिनट में आपको करना ही करना है। ठीक है, तो 30-30-60 और 20-80, ठीक है, मतलब 1.5 घंटे के अराउंड आपका समय लग रहा है डेली। और आप इस 1.5 घंटे में, ठीक, आप इस 1.5 घंटे में पूरे सिलेबस के 2 पॉइंट्स को तैयार कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो। ये है इस बैच की, ये इस पूरे शेड्यूल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? ऐसे चीजों को फॉलो करोगे तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, तब जाकर के आपका फायदा होगा आंसर राइटिंग में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर मैं आपसे कुछ बातें और डिस्कस करता हूं, जैसे कि एथिक्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं स्पेसिफिक तौर पर, कि एथिक्स की बात को समझना कि एथिक्स में हमको कुछ चीजें करनी क्या है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो क्रिकेट फीवर में जी रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैं खुद उसमें से एक हूँ। ठीक है, मतलब क्रेजी फैंस, क्रिकेट का बहुत शानदार फैन हूँ। ठीक है, और हर एक चीज को मैं लगातार देखा, मतलब इंडिया के हर मैच को मैंने देखा। ठीक है, मैच के बाद इंडिया का जो पूरा पर विक्ट्री परेड कल हुआ है, ठीक है, दिल्ली से लेकर के मरीन ड्राइव तक का, वो सारी चीजें मैंने देखी, कैसे कैसे क्या हो रही थी, क्या घटनाक्रम थे। अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो वहां से भी आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठा सकते हो। जैसे कल ही मैंने देखा, ठीक है, एक एग्जाम्पल, इसका मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया यूट्यूब पर, आप लोग वहां पर भी देखना। तो मरीन ड्राइव पर जहां पर लाखों भीड़, मतलब फैंस, ठीक है, ये वही फैंस है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बाद में क्रिकेटर्स की बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, मतलब सामने फैंस ही फैंस खड़े हैं। ठीक है, बस आगे हिल नहीं पा रही है, क्रिकेटर्स को वहां पर आने में इतना लंबा समय लग गया कि उसको मतलब कोई पूछना नहीं है। ठीक है, 2.5 घंटे 3 घंटे लोग वहां पर बारिश में वेट कर रहे थे, ये वही फैंस है। और इन्हीं फैंस ने एक इतना शानदार एग्जाम्पल क्रिएट किया। एक एम्बुलेंस आती है, ठीक है, और उस एम्बुलेंस के निकलने के लिए, ठीक है, पूरे के पूरे लोग, पूरी की पूरी जो क्राउड है, रास्ता बनाती है अपने आप। ठीक है, ये ये मतलब समझ रहे हो, ये कितना शानदार एग्जाम्पल है एक गुड सिटीजन होने का। ठीक है, और आप केवल गुड सिटीजन नहीं हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, आप अपना जो ह्यूमन एथिक्स है उसको फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे एग्जाम्पल मेंशन करो ना कि क्राउड मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, उसका अच्छा एग्जाम्पल है। यहीं पर आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, निगेटिव एग्जाम्पल। ठीक है, हाथरस में क्या हुआ, ठीक है, हाथरस में कोई एक अपने आप को जो बाबा मान लेता है, बाबा कह रहा है, उसकी भीड़ सुनने के लिए लाखों लोग, मतलब 2.5 लाख के अराउंड लोग आए थे। ठीक है, 80,000 के लगभग का परमिशन था वहां पर, परमिशन 80,000 का लिया गया था, 2.5 लाख के लगभग क्राउड आई थी वहां पर। ठीक है, और उसकी दुर्घटना क्या हुआ, 100+ लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई। ठीक है, 100+ लोगों की वहां पर आप लोगों की मृत्यु हो गई। ये भी एक कांड है, इसको भी आप लोग निगेटिव तौर पर मैनेज कर सकते हो कि अगर क्राउड मैनेजमेंट ना किया जाए, अगर सिविल सर्वेंट अपनी भूमिका से बाहर भागे, तो परिणाम ये होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। तो ये 2 एग्जांपल आपके सामने हैं क्राउड मैनेजमेंट का। ठीक है, अब इन दोनों को अपने एथिक्स में यूज करना सीखो। कैसे यूज करना है मैं सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग जब हम लोग मॉडल आंसर देंगे, तो वहां पर मैं आपको एग्जांपल्स लगा लगा के दूंगा कि आप एग्जांपल लिखना सीखो, कैसे एग्जांपल आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो मॉडल आंसर आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलेगा, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखो, क्रिकेट से रिलेटेड, मतलब अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये तो लाइफ वैल्यू है, आपको सीखनी चाहिए, सभी एस्पिरेंट को सीखनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा आईपीएल के टाइम पर, ठीक है, हार्दिक पांड्या का लाइफ में कितना भयंकर सेटबैक आया, मतलब उनकी पूरी जीवन उलट पुलट गई। ठीक है,
उसी व्यक्ति को, उसी खिलाड़ी को उसी मैदान में, वानखेड़े स्टेडियम में क्या क्या नहीं बोला गया। मतलब मैं शब्द शायद यहाँ पर न बोल पाऊं, छपरी, ठीक है, छपरी तो बहुत छोटी चीज है, कुत्ते से कंपेयर किया गया, मतलब क्या नहीं किया गया। अब सोचो उस व्यक्ति का जो कि नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, अपना पूरा एफर्ट दे रहा है और उसको ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। ठीक है, जो भी रीजन है, रीजन मैटर नहीं करता है, लेकिन एक दर्शक के तौर पर आप कैसा बिहेवियर करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही व्यक्ति अपने उस 6-7 महीने 8 महीने के पूरे इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है, इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रहा है और इतना शानदार कमबैक करता है वर्ल्ड कप के फाइनल के लास्ट ओवर में। आप देखो, मतलब वो ओवर उसने इसके पूरे जीवन को बदल दिया। ठीक है, आज देखो, कल उसी ग्राउंड में हार्दिक पांड्या के नारे लग रहे थे। ठीक है, ये होता है कमबैक करना। तो आपको भी ना अपने लाइफ में कमबैक इसी प्रकार से करना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया आपके लिए गाली देगी, आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगी। एक वो पोयम होगा, आपने पोयम भी सुना होगा, बड़ी शानदार पोयम, मतलब दिल को छूने वाली पोयम है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, ठीक है, मतलब गा के तो मैं नहीं सुना पाऊंगा बट समझिएगा। ठीक है, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पर पर मैं काम कर रहा हूं अपनी सारी खामियों पर, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पर। ठीक है, ये है आपके लाइफ का अप्रोच, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही, उन समस्याओं को कंट्रोल करो, उन इमोशंस को कंट्रोल करो, उसको बाहर मत आने दो। ठीक है, और उन इमोशन को कंट्रोल करने के साथ साथ, ठीक है, यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग कैसे करते हो, एथिक्स में सारी बातें सीखते हैं भाई हम लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो, उसको मैनेजमेंट करो, ठीक है, भावनाओं का प्रबंधन करो, और उसके साथ साथ अपने पूरे निगेटिव एनर्जी आपके पास जो आ रही है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो। सबसे बेस्ट एग्जांपल हार्दिक पांड्या का है, ये एग्जांपल समझना। और ये जो पोयम है ना, ठीक है, कि पूरी दुनिया मेरी नाकामियों पर हंस रही है लेकिन मैं काम कर रहा हूं अपनी खामियों पर, और उन खामियों को मैं दूर करूंगा। ठीक है, कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्म आएंगे, ठीक है, हमारे अपने हो कह करके ये बाहें गरमाएंगे। ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, यही सब लोग आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये अप्रोच को ध्यान रखना। और एथिक्स पढ़ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको ऐसे थे एग्जाम्पल्स देता है, ऐसे पॉइंट्स देता है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरी आंसर राइटिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। 2-3 बातें और समझ लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे देखो, एक बात और, आंसर राइटिंग के लिए हमेशा ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पेज पेपर दिखा देता हूँ, इसी प्रकार के पेज को फॉलो करो जिसमें दोनों साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, आपके लिए मार्जिन बनी हो। ठीक है, आपके लिए क्या हो, मार्जिन बना हो। इस मार्जिन वाले एरिया पे जब आप नहीं लिखोगे, अपनी हैबिट डालोगे, तभी आप एग्जाम में वैसा करके आओगे। यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन होता है, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। 2 वजह से इंपॉर्टेंट है। एक, जब आप हमारे यहाँ पर इस कॉपी को लिख करके सबमिट करोगे इवैल्यूएशन के लिए, तो जो एग्जामिनर रहता है ना, जो कॉपी वैल्यूएटर रहता है, उसके पास यहाँ पर आपको कुछ फीडबैक देने का अवसर रहता है। अगर आप ये जगह नहीं छोड़ा, आपने पूरा पूरा आंसर लिख दिया, तो अब वो फीडबैक कहाँ पर है, तो वो क्या करता है, इसी के ऊपर गोच के लिख देता है कि भाई ठीक है, जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये गलती मत करो। दूसरी बात, एग्जाम में लिख करके आओगे, यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होता है लिखने पर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, निगेटिव मार्किंग मिलती है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा ये एक बेसिक आप लोगों के लिए पॉइंट हो गया, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इन सब चीजों पर मैंने लगातार डिस्कशन किया, पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। और इसके अलावा जो 100 डे की एक फ्री सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए, वो सीरीज पूरी की पूरी फॉलो करना। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि आप लोग समझो ना, मैंने बहुत सारे सॉल्व ट्रिक आपसे डिस्कस किए। 5M का अप्रोच, कि इंडस्ट्री को लोकेट कराने में 5M की क्या भूमिका होती है, मैन, मटेरियल, मनी, मार्केट, मशीन, ये जो 5M है, ये किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई उद्योग आपको स्थापित करना है तो ये 5M आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैंने प्रश्न पूछा कि सूती कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पर है भारत के क्षेत्र में, ठीक है, और क्यों है, तो क्यों है का रीजन है 5M। 5M बता दो, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने 4A डिस्कस किया हुआ है, हमने 3C डिस्कस किया, हमने 3T डिस्कस किया है, हमने 3R डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हमने अपने 5 एंड 6 के अपनी क्लासेस में डिस्कस किए, तो वो क्लासेस फॉलो करो। जिसने अभी तक नहीं किए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, Day 1 से क्लास करिए। करीब 3000 लोग उस क्लास को लगातार फॉलो कर रहे हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। ठीक है, 3000 एस्पिरेंट। देखो, एक बात और समझना, यही 3-4 हजार वो लोग होते हैं ना जो कि सीरियस होते हैं अपने एग्जाम को लेकर के, और अगर वो सारे बच्चे
सारे एस्पिरेंट आपकी सीरीज को फॉलो करो, मतलब इस सीरीज में कुछ तो बात है, ठीक है। तो ये फॉलो करिए, जो समस्या आती है आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, आंसर राइटिंग पे मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बैच है, जो हमारा प्रयास बैच है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। देखो इससे फायदा ये होगा ना कि आप एक रूल के अंतर्गत एक डिसिप्लिन में आके काम करोगे। देखो एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन दुनिया का सबसे टफ वर्क है। अनुशासन को मेंटेन कर पाना सबसे कठिन कार्य। अगर आप अनुशासन मेंटेन करना सीख गए तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, फिर मतलब कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता दुनिया का, ठीक है। और ये डिसिप्लिन मेंटेन का काम आपको इस ऐसे बैच में मिलता है जो हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। टाइमली कॉपी वैल्यूएशन, टाइमली मॉडल आंसर, टाइमली क्वेश्चंस, डेली क्लासेस, डेली मेंटरशिप। डेली मेंटरशिप मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मैसेज करिए, वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में करो, यहाँ पर तो रिप्लाई मैं कर ही दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। हम लोग आपको प्रॉपर चीजें दे रहे हैं। बाइलिंगुअल ये पूरा बैच है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। कॉपी वैल्यूएशंस होगी, मॉडल आंसर के साथ होगी, और ये केवल और केवल यूपी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, केवल और केवल यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करो, ठीक है। एथिक्स का मैंने आपको बता ही दिया कि जितने टॉपिक्स आपको इस सिलेबस में मिला है पहले उन टॉपिक्स को तैयार करो। इन टॉपिक्स के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए केवल उसको फॉलो। जैसे यहाँ पर देखो एक टॉपिक है एम्पैथी एंड कंपैशन, तो जैसे आपने इम्पार्शलिटी टर्म को किया था ना, सेम काम आपको एम्पैथी और कंपैशन से यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म और चाहो तो नोट कर लो, यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, समानुभूति, ठीक है। देखो 3 टर्म होता है, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा। इन तीनों टर्म के बीच के डिफरेंस को समझना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जिनको ज्वाइन करना है बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी हो आपकी, जो भी सजेशंस, जो भी फीडबैक हो, जरूर शेयर करना। मैं आप लोगों के साथ लगातार यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।